हाय एवरीवन, पहले ये बताओ कि हाउ इज़ द जोश। आई नो कि अभी लास्ट 10 डेज बच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गई। सिचुएशन को हैंडल कैसे करना चाहिए। देखो अभी जो आप पे ये चीज़ सिचुएशन आप पे जो आ चुके हैं ना, वो मेरे पे पहले से आ चुके थे एंड मैं ना उस सिचुएशन से बाहर निकल चुका हूँ। क्योंकि लास्ट 10 डेज ना काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। यहाँ से आप सिलेक्शन ले भी सकते हो और सिलेक्शन से काफ़ी दूर भी जा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि अभी ना यूट्यूब पे काफ़ी ऐसे वीडियो भरे पड़े हैं कि इस लास्ट 10 डेज में आप सिलेक्शन ले सकते हो, लास्ट 10 डेज में आप नीट को क्रैक कर सकते हो, आप लास्ट 10 डेज में आप जीरो से लेकर हीरो बन सकते हो, जीरो से लेकर 500 तक जा सकते हो। अब देखो अभी जिसके भी इसमें 400 मार्क्स आ रहे हो या फिर 500 मार्क्स आ रहे हो ना, उन्हें भी काफ़ी डिफिकल्टीज हो रहा है कि 500 550 तक पहुँचने के लिए। लेकिन जो इसमें पहले से जीरो पे हो ना, तो वो मतलब ना के बराबर है कि आप वहाँ तक जा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर ज़्यादा एफर्ट करोगे तो मे भी चांसेस है कि आप जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक सीक्वेंसली फॉलो करना होगा शेड्यूल्स को। आपको अभी 14-15 नंबर एटलीस्ट आपको पढ़ाई करना होगा एंड आप हाई वेटेज चैप्टर को फॉलो करना होगा, ठीक है ना। क्योंकि एक यही आपके पास ऑप्शन बचा है कि लास्टली हाई चैप्टर्स फॉलो करो और उसको भी अच्छे से करना होता है ना। तो मतलब ऑन एन एवरेज मार्क्स आप क्रॉस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू मी। देखो आपको ये बता दूँ ना कि इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो में ना मैंने आपको अच्छे से बता चुका था कि लास्ट 10 डेज में आपको क्या फॉलो करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और सेकेंड मोस्ट थिंग्स कि ये देखो, उसमें मैंने कुछ स्टूडेंट का रिव्यू बताया था। जो स्टूडेंट मुझे लास्ट 1 मंथ से ज्वाइन किए थे, वो उनके अच्छे कमेंट भी आने लगे, यानी कि वो वेल सेटल भी कह सकते हो कि वो होने लगे। उनके जो मार्क्स थे, जो एवरेज मार्क्स को लेकर चल रहे थे ना, उनसे एबव मार्क्स आने लगे। जस्ट ऑफ बिकॉज क्योंकि उन्होंने मेरे शेड्यूल्स को फॉलो कर रहे हैं एंड मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं एंड नाउ ये इस एबल का हो गया कि वो कॉलेज ले सकते हैं, ठीक है ना। एंड बस अभी मैं यही सोच रहा हूँ कि 10 डेज़ का कैंपेन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। इस 10 डेज में ना वो स्टूडेंट जरूर जुड़ना जो सीरियस हो, जिसके मार्क्स भी 300-400 मार्क्स आ रहे हैं एंड वो चाह रहे कि इस बार JMC में एडमिशन लेने के लिए इवन कोई भी कॉलेजेस हो, तो एटलीस्ट ये चीज़ करने के लिए, ठीक है। एंड ये 10 डेज मैं आपको अपनी तरह से गाइड करने जा रहा हूँ। देखो इस 10 डेज में ना मैं आपको एक वेल सीक्वेंस, एक वेल शेड्यूल प्रोवाइड करने जा रहा हूँ कि आज क्या करना है, कल क्या करना है एंड परसों आपको कैसे करना है। एंड उसके बाद में आपको टेस्ट किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। एक अभी लास्ट 10 डेज बचे, इस 10 डेज में कितने टेस्ट एटलीस्ट आपको अटेंड करना है। टेस्ट का क्या राइट वे होगा, क्या टाइमिंग होगा और हर एक सब्जेक्ट को आप कब कब टाइमिंग दे सकते हो पढ़ाई करने के लिए एंड कितने आवर पढ़ाई कर सकते हो। आपके कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा वीक है तो आपको उसको किस तरह से हैंडल करना है ना, मैं आपको ना हर एक चीज़ गाइड करने जा रहा हूँ। और देखो ये लास्ट 10 डेज ना मैं हमेशा बोलता हूँ काफ़ी क्रूशियल होता है। इस 10 डेज में अगर आपने अच्छे से गेम खेले ना, तो ये आपके हो जाएंगे JMC, ठीक है ना। तो चलो बताता हूँ कि ये आपके क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए लास्ट 10 डेज में, आपको क्या पढ़ना चाहिए। देखिए मैं आपको फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 के लिए बताऊंगा। पहले आपको बताऊंगा कि स्टार्टिंग में कौन से चैप्टर कवर करना चाहिए, क्या टाइमिंग होना चाहिए। फेज़ 2 में हम लोग बात करेंगे क्या मॉक टेस्ट का राइट वे होगा, आपको किस तरह से मॉक टेस्ट लगाना है, क्या टाइमिंग होगा मॉक टेस्ट का, किस तरह से एनालिसिस करना है। एंड लास्ट में थर्ड फेज में आपको ये बताऊँ कि रिवीजन का क्या पर्पस होना चाहिए, कैसे रिवीजन करना चाहिए। और जो मेनली फोकस करने के लिए मैं बोल रहा हूँ हाई वेटेज चैप्टर्स को, कौन कौन से हाई वेटेज चैप्टर्स होंगे, किस सब्जेक्ट में कितने हाई चैप्टर्स हैं, मैं सबको आपको एक सीक्वेंसली में गाइड करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस वीडियो को अंदर देखना, तभी आपके हर एक डाउट क्लियर होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं फेज 1 के बारे में कि मोस्टली आपको क्या टाइमिंग होना चाहिए पढ़ाई करने के लिए, ठीक है ना। एंड देखो एक्चुअली अगर बात करें लास्ट 10 डेज में, तो मतलब ये मुझे कहना बिल्कुल गलती हो कि आप अब तक 14 से 15 पढ़ाई करना स्टार्ट कर दियोगे। इफ़ यू आर सीरियस कैंडिडेट, तो इट नॉर्मल है कि आप 14 से 15 पढ़ाई कर रहे होगा। अब इस 14 से 15 आवर में आपका जो शेड्यूल्स होगा ना, मैं पर्सनली ये आपको बोलूँगा कि अपना मॉर्निंग टाइम को ज़्यादा फॉलो करो। मॉर्निंग टाइम फ्रेश माइंडेड होता है, उस टाइम आप कुछ ज़्यादा ही आप कोई चीज़ को गेन कर पाते हो। तो सबसे परफेक्ट टाइमिंग जो होता है ना बायोलॉजी के लिए, वो मॉर्निंग में होता है। क्योंकि मॉर्निंग में 360 आप स्कोर कर सकते हो बायोलॉजी में, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी बायो को देना है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको मॉर्निंग में 3 से 4 आवर आप मॉर्निंग में कंटिन्यू रखो बायोलॉजी के लिए। अब देखो बायो को किस तरह से पढ़ाई करना है। सपोज कि मैंने जो लास्ट के 10 डेज मैंने किया था ना, कि बायोलॉजी में मैंने टीचर्स फॉलो किया था, 1 शॉर्ट वीडियोज लेक्चर्स देखा था, जिसमें ना अभी लास्ट के 10 डेज में ना मतलब एक मैं ना बायोमेट्रिक से क्लास किया था। तो मैं वहाँ से क्या करता था कि जो लास्ट में भी क्या करते थे, सर के क्वेश्चन गेस करवाते थे कि ये क्वेश्चन मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने उस चीज़ को करता था, साथ में NCERT बुक्स भी खोल के रखता था। इससे क्या होता था कि एक साथ पूरे NCERT रिवाइज हो जाता था। ऑलमोस्ट मुझे एक दिन में मतलब पूरे 11 क्लास हो जाता था, एक दिन में 12 क्लास हो जाता था। ऑलमोस्ट 2 दिन मेरे पूरे बायोलॉजी कंप्लीट हो जाते थे। तो सेम अगर आपको मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आप चाहो तो उनको फॉलो कर सकते हो, या फिर अगर आप अपने टीचर को फॉलो कर रहे हो ना, तो जो आपके हाफ NCERT फॉलो करवाते वो कर लेना, या फिर जो कम्प्लीटली आपको क्लास 11 क्लास 12 करवाना आप उन्हें कर लेना, ठीक है ना। लास्ट में आपको इस तरह से रिवाइज करना, ठीक है ना। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके NCERT का हर एक लाइन खोल कर पढ़ूंगा और
अब एक डीपली पढ़ूंगा तो वो टाइम अब आपके पास नहीं है, ठीक है ना, वो टाइम निकल चुका है। अभी लास्ट में आपको ये करना है कि बस ऊपर से देख के निकलना है, हाई वेटेज क्वेश्चन सॉल्व करना है कि कौन से क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। अब मूव करते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री की जो टाइमिंग रखो ना, देखो मैं नॉर्मली जो केमिस्ट्री का टाइमिंग था मेरा, वो मैं शाम में ज़्यादा प्रीफर करता था, इवनिंग के टाइम पर, क्योंकि देखो केमिस्ट्री में ऐसे 3 फेजेस हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। अब धीरे धीरे तो ग्रेजुअली में ना मुझे ये समझ नहीं आता कि फिजिकल में इतना प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होता है सभी स्टूडेंट को। ऑलमोस्ट जो वेटेज है ना 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं फिजिकल में। इसमें कुछ भी नहीं करना, मुझे सबसे ईजी जो पोर्शन लगता है ना वो फिजिकल केमिस्ट्री लगता था। इसमें क्या होता है कि आपने नोट्स रिवाइज कर लो एंड बाकी थोड़ा मोड़ा जो फॉर्मूला सीट्स आपने प्रिपेयर करके रखा था वो चीज़ लास्ट टाइम पे आप रिवाइज कर लो। अगर वो चीज़ कर लेते हो तो आपको 15 क्वेश्चन तो ईजिली बन जाते हैं। बस अब इसमें ना ऐसा भी नहीं कि न्यूमेरिकल आपको ज़्यादा वास्ट न्यूमेरिकल पूछ देंगे, ज़्यादा लेंथी न्यूमेरिकल पूछ देते हैं, काफ़ी ईजी शॉर्ट टर्म न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। अब आते हैं इनऑर्गेनिक की तरफ। देखो इनऑर्गेनिक में मुझे एक्चुअली इसमें काफ़ी प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को। मैं देखता हूँ कि अभी तो फिर भी काफ़ी आपके सिलेबस रिड्यूस कर दिए गए इनऑर्गेनिक के लिए। जब मैं एग्ज़ाम दिया था तो मेरा ना इनऑर्गेनिक का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा था, यानी कि उसमें पी ब्लॉक में ना मतलब इतने रैंडमली क्वेश्चन कहीं से भी आ जाते थे। लेकिन अभी तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है। तो अभी एनसीईआरटी को बस फॉलो करो और क्वेश्चन लगाओ, जितना पीवाईक्यू क्वेश्चन लगा सकते हो वो पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाओ, ठीक है ना। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। बाकी जो भी आप एक्सेप्शंस वगैरह, ठीक है ना, एक्सेप्शन को आपने लिख के रखा होगा या फिर आपने एनसीईआरटी को बुक फॉलो किए उसमें अंडरलाइन करके रखे होंगे ना। एक्सेप्शन ज़्यादा फोकस करो, पीवाईक्यू क्वेश्चन फोकस करो, यहाँ से ना आपके इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। बाकी आप रेंडमली वीडियो किसी को फॉलो कर सकते हो यूट्यूब पे कि आपकी कंप्लीटली क्लास 11 या फिर क्लास 12 का आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करवा रहे हो तो मच बेटर कि आप उसको जाकर एक बार देख लेना। अगर आपको बेनिफिट्स लग रहा हो तो आप उसको कर सकते हो, ठीक है ना। मैं तो मतलब खुद ही अपने नोट्स को रिवाइज करता था, पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाता था, वहाँ से मेरे एनएफ मार्क्स आ जाते थे कि मैं मतलब उतना देखने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ता था। अब मूव करते हैं ऑर्गेनिक की तरफ। ऑर्गेनिक में देखो कुछ ऐसे रिएक्शन से जो आप रट लो, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोकार्बन को तो आप बिल्कुल देख लेना, जीओसी देख लेना, वहाँ से तो 100% क्वेश्चन आपके कंप्लीट किए जाते हैं, तो वो सब देख लेना। बाकी मैं जो लास्ट पे फॉलो किया था पंकज सर को फॉलो किया था, ठीक है ना, कि केमिस्ट्री के लास्ट टाइम पे रिवीजन करने के लिए जो उनका स्ट्रेटेजी था ना कि लास्ट में पूरे ऑर्गेनिक को एक साथ रिवाइज करवा दिए थे। तो अगर आप रिवाइज कर सकते हो उनसे तो बिल्कुल आप उन्हें अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है ना। वो एक साथ पूरे रिवाइज करवा देंगे। तो मैं भी जेन्युइनली वैसे फॉलो किया था एंड मैं भी उन्हें वैसे ही फॉलो किया था, तो आप भी उससे फॉलो वैसे कर सकते हो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स को आपको किस तरह से हैंडल करना है। देखो फिजिक्स में अब आपको टॉपर बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको पूरे डीपली इसमें कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। अब फिजिक्स का एक छोटा सा टारगेट लेकर चलो कि मुझे 90, तुम अगर यहाँ से 90 स्कोर भी कर लेते हो फिजिक्स में तो आपके लिए वेल एंड गुड ये स्कोर रहेंगे, क्योंकि अगर 90 करते हो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 120 130 तक पहुँचते हो एंड बायो में 310 312 जाते हो, 20 एंड बायोलॉजी में 320 तक जाते हो एटलीस्ट, ठीक है ना। तो वहाँ से भी एनएफ स्कोर होंगे आपके 550 क्रॉस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आप पहले खुद का मेंटलिटी ये निकाल दो कि मुझे टॉपर बनना है या फिर मुझे डीप एनालिसिस करना है, मुझसे क्वेश्चन नहीं बनते, उतना आपको वैसे बिल्कुल टाइम नहीं है, ठीक है ना। तो फिजिक्स में आप ये करो कि जितने भी हाई वेटेज चैप्टर्स जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स तो बिल्कुल आप नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया वो चीज़ मत छोड़ना, इलेक्ट्रिसिटी वो चीज़ मत छोड़ना। ऐसे लिमिटेड चैप्टर्स हैं जिसको आप करना आप इजीली 90 मार्क्स तक आप ला सकते हो, ठीक है ना। अब चलो मूव करते हैं कि किस तरह से वो मॉक लगाना है। मॉक लगाने क्या राइट वे डायरेक्शंस होता है। आप मॉक का कौन सा सबसे बेस्ट टाइमिंग होगा जहाँ से आप सबसे ज़्यादा उस मॉक को आप इफिशिएंटली यूज़ कर सकते हो। तो देखो जो भी एज यूजुअली बताऊँ तो जो मॉक लगाने का टाइमिंग होता है 2 से 5 टाइमिंग लगाना जरूरी हो गया, ठीक है ना। क्योंकि एग्जैक्टली आपके पास 10 डेज बच रहे हैं, ठीक है। अब इस 10 डेज में ना जो मॉक लगा रहे हो ना इस 2 से 5 में लगाया करो, क्योंकि जो आपके एग्जामिनेशन का जो टेस्ट होता है ना वो 2 से 5 के बीच में कंडक्ट किए जाते हैं। और ये ऐसे टाइम होता है ना जो सबसे आलसीपन टाइम होता है वो आपको 2 से 5 देखने को मिलता है। तो अब फिर से आप इस आदत को अभी इंप्रूव कर लो अगर आप टेस्ट नहीं लगा रहे हो तो। अब देखो जो टेस्ट लगाते हो ना आप ये ट्राई करो पेपर किस तरह से अटैम्प्ट करना है, ओएमआर सीट किस तरह से फिल करना रहता है। जो पेपर का अटैम्प्ट करने का भी होता है ना, देखो बायोलॉजी तो सबसे पहले आपको अटेंड करना है क्योंकि यहाँ से आपको टाइम सेव करेगा। ऑलमोस्ट क्या होता है 90 क्वेश्चन होप कि मैं इतना लेकर चलता हूँ कि मोस्टली स्टूडेंट ना 40 मिनट क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। तो मतलब एज यूजुअली आप भी 40 मिनट सॉल्व करते होगे, ठीक है। एंड उसके बाद मूव करना है केमिस्ट्री देन फिजिक्स, ठीक है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री आप मतलब अल्टर कर सकते हो, जैसे आपको जो भी सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। और जब भी टेस्ट लगाते हो ना तो आप एक कॉपी रखा करो, ठीक है ना। उस कॉपी में आप कितने सही किए हो कितने गलत किए हो ना वहाँ पे आप राइट डाउन करो।
एंड उसके जब नेक्स्ट मॉक लगाते हो ना, तो सेम उसी तरह से करो कि आज मेरे इतने गलत हुआ, इतने मैंने नेगेटिव लिया हूँ और मैं इतने अटैम्प्ट नहीं किया हूँ, ठीक है ना। ये चीज़ करो। जब आप सिक्वेंसली ऐसे करोगे ना 6-7 दिन, तो आपको ये लगेगा कि हाँ मेरे में इंप्रूवमेंट हो रहा है या फिर अपनी डिक्रीमेंट हो रहा है, एक्चुअली वो चीज़ पता चलेगा, ठीक है ना। एंड उसके बाद जो टेस्ट एनालिसिस करने का जो वे होता है ना, आप ना मतलब 2-3 आवर के बाद एनालिसिस क्या करो टेस्ट। इससे देखो क्या होता है कि देखो इससे क्या आपके लिए इम्पैक्ट हो सकता है। देखो जब भी कोई स्टूडेंट नॉर्मली टेस्ट देकर उठता है, ठीक है ना, पहले 3 घंटा उसका जो माइंड रहता है ना, वो मतलब काफ़ी एंगेज हो चुका रहता है, और कुछ अब ना मतलब वो कुछ समझ नहीं पाता, ठीक है ना। कि देखो लगातार 3 घंटे में 3 सब्जेक्ट का टेस्ट देना ना, देखो कहीं ना कहीं ये माइंड ना थक जाता है। और इस चीज़ को रिलीफ देने के लिए आपको गैप होना चाहिए, एंड उसके बाद ही सबसे ज़्यादा बेस्ट एनालिसिस होता है टेस्ट का। तो आपको जो टेस्ट करना है ना, आपको 1-2-3 घंटे आप थोड़ा गैप ले लेना, उस टाइम आप कुछ और ही पढ़ लेना, और उसमें टेस्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचना। जो टेस्ट एनालिसिस करना रहता है ना, वो आप 3 आवर के बाद टेस्ट एनालिसिस करना, आपको बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। और कहाँ पे गलती कर रहे हो, किस टॉपिक से क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो ना, वो चीज़ आपको रिकॉल होने लगेंगे, ठीक है ना। एक्चुअली मैं ऐसे करके देखा, मुझ पर काफ़ी ज़्यादा इंपैक्टफुल हुआ था, होप सो कि आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा इंपैक्टफुल होगा, ठीक है। एंड देखो एक चीज़ आप बता दूँ कि अभी ना 10 डेज़ के हम लोग कैंपेन स्टार्ट किए, काफ़ी स्टूडेंट इसमें जुड़ चुके हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। वहाँ पे आपको डेली का होमवर्क दिया जाएगा, डेली टास्क दिया जाएगा, आज क्या करना है, कल कौन से होमवर्क कंप्लीट करना है, कौन से हाई वेटेज चैप्टर्स कब क्या करना है, ठीक है ना। इससे ना एक सीक्वेंसली वे में आपको आपके लिए मैं तैयार कर रहा हूँ, ठीक है ना। और इससे पहले मैं 30 डेज़ का कैंपेन स्टार्ट किया, तो उसमें काफ़ी जो स्टूडेंट सीरियस थे ना, जो ज्वाइन किए थे ना, उनका मार्क्स काफ़ी ऑलमोस्ट इंक्रीज़ कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इस 10 डेज में ना आपके लिए काफ़ी कुछ इसमें इम्प्रूव करने के लिए, और जो भी कुछ मार्क्स के लिए थोड़ा आप पीछे रह जा रहे हो, आपके सिलेक्शन मतलब आप काफ़ी पीछे रह जा रहे हो सिलेक्शन को लेकर, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपके लिए एक बेटर एक प्लान करूँ, और आप उससे जो आप ड्रीम देखे हो ना, वहाँ तक आप पहुँच सको, ठीक है ना। तो ये आपके लिए लास्टली 10 डेज में ना मेरा ये ट्राई है कि आपके लिए 150 से 200 मार्क्स को इंक्रीज़ करने के लिए, और जो एवरेज मार्क्स हैं उससे आपको इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है ना। तो अब तक नहीं ज्वाइन कर, जाकर टेलीग्राम पे ज्वाइन कर दो, वहाँ पे आपको डेली का अपडेट मिल रहा है। एंड चैनल से फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि ऐसी अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जरूर कमेंट करें कितने मार्क्स आप बना रहे हो, कितने मार्क्स आपके लास्ट टेस्ट में आए थे, उसी के बेसिस में एनालिसिस करूँगा, एंड उसी के अकॉर्डिंग आपके एक पर्सनली गाइडेंस दूंगा कि 10 डेज में आपके लिए सबसे परफेक्ट क्या होगा।